अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और बुशरा बीबी को सजा के बाद सियासी मंजरनामा फिर बदल रहा है। तहरीक इंसाफ जहां फैसले को चार्जशीट कर रही है, वहां फैसला सुनाने वाले जज को भी तख्ता मश्क बना लिया है। गो के तहरीक इंसाफ इस फैसले को कलअदम करवाने के लिए पूरी उम्मीद भी है और बज़ाहिर पूरी तैयारी भी कर रही है, लेकिन साथ ही इस फैसले को लेकर पेशगी इक़दाम ना उठाने और फैसले के बाद भी सियासी रद्द अमल ना देने की हिकमत अमली पर पार्टी के अंदर भी महाजराई हो रही है। इस मुतालिक गुज़िश्ता रात होने वाला कोर कमेटी का इजलास इंतहाई अहम था, जिसकी अंदरूनी कहानी पीटीआई कैंप में खड़े होने वाले तनाज़े की तर्जुमानी कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीटीआई कोर कमेटी इजलास में पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा और ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी ने अल-कादर ट्रस्ट केस पर ब्रीफिंग दी। इस इजलास में इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ मुजाहिरा न करने पर तशवीश का इजहार किया गया। जराये के मुताबिक आलिया हमजा ने कहा कि बानी को 14 साल की सजा हो गई, हमने कोई एहतजाज क्यों नहीं किया। ब्रीफिंग के बजाय बताया जाए कि हाई कोर्ट पे फैसला चैलेंज कब होगा। उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ इमरान खान की रिहाई चाहिए। कमल शोजब ने कहा कि जेल हुकाम पार्टी छोड़ने वालों को इमरान खान के साथ जगह देते हैं और पार्टी के साथ खड़े होने वालों को कई कई घंटे इंतजार करवाया जाता है। अली मोहम्मद खान ने मुतालबा किया कि अल-कादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी का फैसला देने वाले जज पर सुप्रीम कोर्ट के मिसकंडक्ट के फैसले को पार्टी से छुपाने वाले का नाम सामने लाया जाए। जिसके बाद शेख शाहीन ने अल-कादर यूनिवर्सिटी का फैसला देने वाले जज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला छुपाने वाले का नाम बताते हुए इल्जाम लगाया कि यह फैसला इमरान खान के अपने वकील फैसल चौधरी ने उनसे छुपाया था। अहम बात यह है कि गुज़िश्ता रोज हमने भी अपने प्रोग्राम में इमरान खान के वकील फैसल चौधरी से 190 मिलियन पाउंड का फैसला सुनाने वाले जज पर किसी किस्म का अदम एतमाद न करने से मुतालिक सवाल किया था, जिस पर उनका जवाब भी इबहाम से भरपूर था। ये जो जज नासिर जावेद राना के खिलाफ एक कल से हम देख रहे हैं कि एक माहौल तहरीक इंसाफ ने सोशल मीडिया पे बनाया हुआ है, आपके कई हामी लोगों ने भी, तो ये तो चीज़ें बड़ी सामने आ चुकी हुई है कि 2004 में जो एक फैसले के हवाले से उनके खिलाफ इंक्वायरी खुली थी, वहाँ से इंक्वायरी वो क्लियर होने के बाद दोबारा से रीइंस्टेट हुए थे अपने पूरी मराद के साथ। तो आधी बात को क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने इनके खिलाफ जो है वो इंक्वायरी हेल्ड कर दी थी, बाद में इंक्वायरी का फैसला क्या आया था उसमें वो क्लियर हो गए, दोबारा रीइंस्टेट भी हुए। खान साहब ने 2 मरतबा उन पर एतमाद का इजहार भी किया दौरान समाअत, तो फिर ये प्रोपेगेंडा क्यों? वो तो सलमान सफदर साहब और सलमान राजा साहब इसको डिसाइड करते हैं ना। लेकिन अगर वो कर भी लेते हैं तो क्या बाकी कौन सा जज, इधर कौन से बाकी फरिश्ते हैं, बाकियों ने क्या किए? तो इधर सारे एक जैसे हैं। दूसरी जानिब इस फैसले को कलअदम करवाने के लिए तहरीक इंसाफ ने इक़दाम का आगाज भी कर दिया है और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा के खिलाफ इमरान खान और बुशरा बीबी की अपील तैयार हो गई है, जो मुमकिन तौर पर मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यह अपील बैरिस्टर सलमान सफ्तर और खालिद यूसुफ चौधरी एडवोकेट दायर करेंगे, जिन्होंने अपने वकालतनामे मुल्ज़मान से दस्तखत करवाने के लिए अडियाला जेल हुकाम के हवाले कर दिए हैं और जेल हुकाम मुमकिन तौर पर वकालतनामे पीर को वकला को वापस करेंगे, जिसके बाद मंगल यानी 21 जनवरी को अपील दायर होने का इम्कान है। उधर आज पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने एक जारहाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस फैसले को किसी सूरत तस्लीम न करने का ऐलान किया, जिनके बकौल इस फैसले की आड़ में बुशरा बीबी पर जाती हमला किया गया, जबकि उन्होंने यह इंकशाफ भी किया है कि उनकी पार्टी सियासी मामलात को संभालने के लिए हर सतह पर मुज़ाकरात भी कर रही है। ये एक हमला है, सियासी हमला नहीं, ये जाती हमला है, ये इमरान खान के घर पर हमला है। हम सियासत को किसी और नहज पे ले जा रहे हैं जहां सियासत नहीं रहती। हकीकत खुलकर सामने आ चुकी है। 1-2 दिन में हम इंशाअल्लाह अपील में होंगे आला अदालतों के सामने। जो भी हमारा अदालती निज़ाम है 26वीं आईनी तरमीम के बाद हमें सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मनपसंद जजों को मुकर्रर किया जाए और ऐसा ही हो रहा है। हम हर सतह पे मुज़ाकरात कर रहे हैं। दूसरी जानिब इस फैसले के बाद हुकूमती कैंप भी पूरी कुव्वत से तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुज़ाहमत पर उतर आया है, जब हर रोज ही इस फैसले के बाद इमरान खान की करप्शन साबित हो जाने और तहरीक इंसाफ की जानिब से अपील किए जाने पर भी कुछ हाथ ना आने के दावे किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज भी वफाकी वज़ीर इत्तलात ने तहरीक इंसाफ को अपील ना करने का मशवरा दिया था और आज भी उन्होंने पीटीआई को यही बावर करवाया है कि वो जहां भी अपील कर लें उनके पास इस डाके के कोई जवाब नहीं है। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका था वो 190 मिलियन पाउंड का डाका था। ये अब कहते हैं अपील करेंगे, तुम अपील करो, तुम जहां मर्जी जाओ, ये 190 मिलियन पाउंड के डाके का तुम्हारे पास जवाब नहीं है। मजहब कार्ड ले आओ या जो मर्जी कार्ड ले आओ, तुम्हारे पे मोहर लग चुकी, तुम एक सर्टिफाइड डाकू हो। ये वही फरीकैन हैं जो चंद रोज पहले तक दिखाने को ही सही लेकिन एक दूसरे से करीब हो रहे थे, ताहम अब एक बार फिर दूरियां और तलखियां
बढ़ने का अंदेशा पैदा हो गया है। ऐसे में हाल ही में शुरू होने वाले मुज़ाकराती अमल के डीरेल होने का खदशा हर रोज के एतबार से पुख्ता होता जा रहा है। बिलखसूस हालिया दिनों तहरीक इंसाफ और मुक़तदरा के दरमियान होने वाले राब्तों ने जहां पीटीआई के लिए रिलीफ की उम्मीद जगाई थी, वहां इस मुमकिन उम्मीद की सूरत में बज़ाहिर हुकूमत को तकलीफ लाहक हो गई है, जिसका इजहार गुज़िश्ता रोज मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी के बयान से बखूबी हो रहा था। और आज बज़ाहिर इसी इम्कान को जहन में रखते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की भी इंतहाई अहम मुलाकात हुई है। इत्तलात के मुताबिक जाती उमरा में हुई मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से मुकम्मल सियासी सूरत हाल और पीटीआई से मुज़ाकरात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। इस मौका पर नवाज शरीफ ने कहा कि मुल्क के लिए सबको इकट्ठा होकर चलना होगा, लेकिन उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को यह हिदायत भी की है कि मुज़ाकरात में मुल्की मफाद को सामने रखा जाए। ये मुलाकात इसलिए भी इंतहाई अहम समझी जा रही है क्योंकि तहरीक इंसाफ ने मुस्लिम लीग नून को अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए सिर्फ 7 रोज की डेडलाइन दे रखी है और बज़ाहिर मुस्लिम लीग नून ना इन मुतालबात को मान रही है और ना ही किसी डेडलाइन को। इस मुतालिक हुकूमती कमेटी पीटीआई के तहरीरी मुतालबात को पहले ही हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट करार दे चुकी है, जिसके बकौल तहरीरी मुतालबों के साथ पीटीआई ने TORs भी दिए हैं। नून लीग उस वक्त TOR देगी जब वो जुडिशल कमीशन पर रजामंद होगी। अभी तक हुकूमत जुडिशल कमीशन पर राजी नहीं है। मुज़ाकरात को लेकर हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान बिगड़ते हालात पर आज मौलाना फजल रहमान ने भी लबकुशाई की, जिनके बकौल वो भी मुज़ाकरात से मुतालिक मस्बत पेशरफ्त नहीं देख रहे, लेकिन पुरुम्मीद जरूर है। उन्होंने ही कहा था कि हम बात करेंगे तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ करेंगे। ये उन्होंने ही कहा था कि हम मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी से बिल्कुल बात नहीं करेंगे। अब उनको समझ में आई है कि नहीं, हुकूमत से बात होनी चाहिए। हमें बज़ाहिर कोई पेशरफ्त भी नजर नहीं आ रही। अगर सियासी मुज़ाकरात के जरिए से मसाइल हल होते हैं और अगर इख्तलाफ ख़त्म न भी हों, तब भी अगर रवैयों में एतदाल आता है तो ये भी एक अच्छा एक मुनासिब सियासी माहौल मुल्क को अता करता है। इस तमाम सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने। बहुत शुक्रिया सलमान अकरम राजा साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। आज आपने बड़ी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें आपने 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से अहम नुकात पर आपने रोशनी डाली। तो सर ये बताएं कि जो केस का फैसला आया है, फैसले में तो जज साहब ने बड़ा वाज़ेह लिखा है कि जो वकला सफाई है वो एक भी इल्ज़ाम जो है वो उसके हवाले से वो उसे डिफेंड नहीं कर पाए। तो वो डिफेंस में वो कह रहे हैं कि वो इन चीज़ों को साबित कर ही नहीं पाए जो आपका मौक़िफ़ है। तो फिर क्या वजह है कि आप जब केस लड़ा जा रहा था, जब आपके वकला सफाई अदालत में थे, तो वहाँ ये पॉइंट्स क्यों बेहतर अंदाज में पेश नहीं किए जा सके? बिल्कुल किए गए। देखिए, जब किसी ने एक फ़ैसला करना हो तो वो तावील निकाल लेता है। ये तमाम बातें उनके सामने थी और बल्कि फ़ैसले को ही अगर आप पढ़ें, जो एक मेरी नज़र में मज़क्का खेज़ फ़ैसला है, उसमें भी ये तमाम बातें नज़र आ रही हैं। देखिए, वो बार बार लिखते हैं 190 मिलियन पाउंड का नुकसान हो गया रियासत पाकिस्तान को। एक जुमला लिखना तो बहुत आसान है ना, उसके बाद उसको साबित वो कैसे करती हैं कि 190 मिलियन पाउंड का नुकसान हुआ। बिल्कुल किसी भी दलील से आरी एक जजमेंट है। हर 2-4 पैरे के बाद एक जुमला लिख देना जिसको हुकूमत के हिमायती लेकर डंडोरा पीटे, उससे फ़ैसला नहीं बनता। इस फ़ैसले की ना कोई बुनियाद है, ना इस फ़ैसले में कोई दलील है, ना इस फ़ैसले ने वाक़यात का अहाता किया है। तमाम वाक़यात, तमाम दलीलें उनके सामने थी, लेकिन फ़ैसला तो वो लिखा हुआ था ना। एक लिखे हुए फ़ैसले को उन्होंने पढ़ दिया या उस पर दस्तखत कर दिए। ये कहना कि ये बात उनके सामने नहीं की गई बिल्कुल गलत है। देखिए, ये बात तो बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया थी कि ये रकम जो है सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आई। सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला करना था कि इस रकम का क्या किया जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला किया और रियासत के हवाले कर दी। 23 नवंबर 2023 को एक फ़ैसला होता है। 9 जनवरी 2024 को 94 अरब रुपए हुकूमत सिंध और वफाकी हुकूमत को दे दिए जाते हैं। एक पैसा भी इस रकम में से इमरान खान साहब के पास नहीं गया। ये एक मफरूज़ा घड़ा गया कि नेशनल क्राइम एजेंसी को कोई धोखा दिया गया, उनकी आंखों में धूल झोंका गया। वो तो पैसा बराह रास्त ख़जाने में भेजना चाहते थे, उनको एक गलत अकाउंट नंबर दे दिया गया, जिसकी वजह से उन्होंने पैसा जो है सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में मुंतकिल होने की इजाज़त दी। बिल्कुल ये बेबुनियाद लग़्व बात थी। आज जो फ़ैसला सामने आया है इंग्लैंड एंड वेल्स हाई कोर्ट का, उसको अगर आप पढ़ें, ये पुराना फ़ैसला है, कोई नया फ़ैसला नहीं है। उसमें तफसील से उन्होंने उस मायदे का जिक्र किया है। तो ये बात बड़ी वजाहत से उस मायदे में आ गई।
यहाँ ये डंडोरा पीटा गया कि शहजाद अकबर साहब ने जब या सर- काबीना ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से वो रकम रियासत के पास बराह रास्त आने की बजाय सुप्रीम कोर्ट के पास चली गई। तो सर सुप्रीम फिर कोर्ट काबीना भी को तो इस मामले रियासत में का आने की हिस्सा है। जरूरत फिर यही क्या तो थी? जब मायदा आप कह रहे हैं था। कि दो पार्टीज के दरमियान मुआहिदा था, रकम हाँ, सुप्रीम हाँ। कोर्ट में आनी थी, वो आ गई, फिर काबीना को इस मामले में आने की जी, क्या जरूरत है? बिल्कुल। आपके फिर पार्टी क्यों क्यों बने इसमें? तो बात वाज़ेह हो गई ना। देखिए जो 6 जी वो भी बात वाज़ेह हो गई। 6 नवंबर 2019 को शहजाद अकबर साहब ने वहाँ बरतानिया में एक कॉन्फिडेंशियलिटी डीड साइन की। ये नेशनल क्राइम एजेंसी का तकाजा था कि जब वो किसी के साथ एक इस नौयत का एक बाहमी मायदा कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम इस मायदे की तशहीर नहीं चाहते, माँ सवाए ये कि इसको किसी कानूनी मकसद के लिए बताना ज़रूरी है। उस डीड में भी ये लिखा हुआ है कि अगर किसी अदालत या किसी कानून के तहत इस मायदे का बताना ज़रूरी हो तो फिर ज़रूर बताइए। उन्होंने उनसे एक बड़ी मामूल की कॉन्फिडेंशियलिटी डीड दस्तखत कराई जिसमें कुछ भी नहीं है। मैंने आज नहीं पहले भी पढ़ी थी, आज फिर पढ़ी है वो डीड। उसमें इतना ही लिखा है कि हमारा ये मायदा हो गया है, आपसे ये एक तरह से दरख्वास्त है कि कानून के मुताबिक अगर ज़रूरत हो तो इसकी तशहीर कीजिए वरना ना कीजिए। उसी मायदे की तौसीक 3 दिसंबर को काबीना ने की, कुछ भी इसमें और नहीं है। उससे पहले 100 मिलियन पाउंड जो है 29 नवंबर को पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आ चुके थे। लिहाजा ये कहना कि काबीना ने कोई रकम वहाँ की बजाय रियासत के ख़जाने की बजाय सुप्रीम कोर्ट अकाउंट में भेजी, यहाँ तो ये मफरूज़े घड़े गए कि नेशनल क्राइम एजेंसी बेचारी इतनी कोई बेवकूफ़ किस्म का एक इदारा है, उन्हें पता ही नहीं था कि ये कौन सा अकाउंट है। उन्होंने आज जो फैसला हमने पढ़ा है डिटेल में लिखा है, उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था मलीर की जमीन के हवाले से उसके हवाले दिए हैं। उसमें जो 458 कनाल की जमीन जो ली गई अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी के लिए, उस पर एक सवाल उठाया गया कि ये आपने जो है रिश्वत के तौर पर ली है, फिर वो एक उसको कैसे डिफेंड करेंगे आपके? अच्छा देखिए, दो अलहदा बातें हैं ना। रिश्वत तो तब होती अगर कोई फ़ायदा पहुंचा रही होती। अब तो बात वाज़ेह हो गई कि हुकूमत ने या काबीना ने कोई फ़ायदा पहुंचाया ही नहीं। ये बाहमी एक मायदा हो चुका था बरतानिया में और इसी के तहत ये पैसे वहाँ गए। हुकूमत पाकिस्तान ने इसमें कोई मावनत नहीं की, तो ये बिल्कुल वो सिरे से बात ही ख़त्म हो गई। और वो रिश्वत कैसे है? देखिए ये दो अलहदा बातें हैं। उस ज़मीन का कोई ताल्लुक अब नहीं बनता, कुछ भी नहीं ताल्लुक दोनों का। वो मुफाद आमा का ट्रस्ट है, जिससे ये बात भी इस फैसले में बिल्कुल वाज़ेह है जो हमारी अदालत ने दिया कि एक पैसे का फ़ायदा इमरान खान या बुशरा बीबी को नहीं हुआ। ट्रस्ट बन गया, वहाँ चल रही है यूनिवर्सिटी। तो किस तरह आप इसको रिश्वत कहते हैं? क्या शौकत खानम को दिए जाने वाला पैसा इमरान खान को की जेब में जाता है? इसी तरह इस ट्रस्ट में डालने वाला पैसा इमरान खान या बुशरा बीबी वो यूनिवर्सिटी तो अब चले पंजाब हुकूमत, वो यूनिवर्सिटी तो अब चले पंजाब हुकूमत टेक ओवर कर रही है। मरियम नहीं, कोई नहीं, पंजाब हुकूमत की मजाल नहीं है, बिल्कुल नहीं कर सकती। फॉर्मल एजुकेशन देंगे वहाँ बच्चों को। ये आप देखेंगे 2 दिन के ख्वाब हैं, ये फैसला उड़ जाएगा और वो यूनिवर्सिटी वहीं रहेगी जहाँ उसको रहना है। वो ट्रस्ट की मिल्कियत है, ट्रस्ट ही उसको चलाएगा और कोई नहीं चलाएगा। तो फिर वफाकी वुज़रा तो ये माहौल बना रहे हैं, अता तारड़ साहब हो गए या दीगर हो गए कि ये आउट ऑफ टर्न ये केस लग ही नहीं सकता हाई कोर्ट के अंदर। वो इस्तदा भी कर रहे हैं कि आउट ऑफ टर्न इसे ना लगाया जाए, बल्कि अपने टर्न पे इस फैसले को, इस केस की अपील को लगाया जाए। उसमें तो फिर काफी महीने पता है लग सकते हैं, वो हम देख लेंगे। नहीं, जहां तक फैसले की मुअत्तली का सवाल है उसमें महीने नहीं लगते, वो जल्दी लग जाएगा। जो फैसला भी और सजा दोनों की मुअत्तली हो सकती है। एक चीज होती है सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन, एक चीज होती है सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। सो दोनों की इस्तदा की जाएगी और वो जल्दी लग जाएगी कि फैसले को भी सस्पेंड किया जाए, कन्विक्शन को, और जो सजा दी गई है उसको भी सस्पेंड किया जाए। क्या तो आपकी कब तक ये सजा मुअत्तल हो पाएगी? कितना टाइम लग जाएगा अंदाजन आपके कैलकुलेशन के? ये ज्यादा से ज्यादा चंद हफ्तों की बात है। देखिए, ये फैसला किसी भी अदालत में खड़ा नहीं रह सकता जहां कोई भी जी शऊर, थोड़ी सी भी समझ रखने वाला जज बैठा होगा, और हमें उम्मीद है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ऐसे ही होगा। तो ये फैसला बिल्कुल कायम नहीं रह सकता। मैं आपको ये लिख के दे देता। एक तरफ आप कह रहे हैं कि इस फैसले में कुछ भी नहीं था, गलत सजा दी गई खान साहब को, आप कह रहे हैं मुज़ाकरा खेज़ ये फैसला है, तो फिर इतनी बड़ी पार्टी है आपकी, इतने बड़े आपके लीडर को सजा हो गई, तो कल कोई यानी परसों प्रोटेस्ट वगैरह कोई एक बंदा भी नहीं निकला पूरे मुल्क के अंदर, कोई एहतजाज नहीं हुआ? हालांकि एक हफ्ता पहले हमारे प्रोग्राम में असद कैसर साहब ने ये कहा था, नहीं देखिए, अगर सजा हुई तो हम भरपूर एहतजाज करेंगे पूरे मुल्क के अंदर, लेकिन एहतजाज नहीं हुआ। कल आपकी कोर कमेटी के अंदर भी ये सवाल उठाया गया कि एहतजाज क्यों नहीं हुआ? नहीं, देखिए, नहीं, हमारा ये बिल्कुल कोई इरादा नहीं था सड़क पे एहतजाज करने का। ये एक अखलाकी मामला है, इसका जवाब हम दलील से देंगे। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, हमने अपनी बात की है,
हम यौम स्याह भी मनाएंगे। देखिए, हम इस वक्त एक हिकमत अमली पर चल रहे हैं जिसमें झूठ को सामने लाना सबसे मुकद्दम बात है। सड़क पे भी होगा, लेकिन ये शोर व गौगे से बढ़कर दलील और अकल का मामला है। इस मुल्क की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की गई है, लोगों के जहनों को माऊफ किया गया है। और जिस किस्म की गुफ्तगू मैंने अच्छे भले लोगों से सुनी है, जो ज़रा सा भी कोई समझ रखता हो कानून की, तो उसको नज़र आ जाना चाहिए था कि ये बिल्कुल मज़ाक़ा खेज़ फैसला है। लेकिन वो भी लोग हम पे हमले कर रहे थे कि भाई तुम जानिबदार हो गए हो। तो खुदा के वास्ते देखो ये बात क्या है, किस अदालत ने कहा है कि ये रकम हुकूमत पाकिस्तान की रकम है। एक प्रेस रिलीज को लेकर आपने भी फैसले के साथ इमारतें खड़ी कर रहे थे। अब आपने भी, आपकी पार्टी ने भी फैसले के साथ साथ जज को भी चार्जशीट करना शुरू कर दिया है। जज के हवाले से एक इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक हेल्ड की थी, ऑर्डर की थी, जो कि हाई कोर्ट ने हेल्ड करके उन्हें क्लियर कर भी दिया था। तो इस पे भी कल बात हुई आपकी कोर कमेटी के अंदर भी कि खान साहब को अंधेरे में रखा गया जज के कंडक्ट के हवाले से, इंक्वायरी के हवाले से। कि किसने अंधेरे में रखा खान साहब को? क्योंकि खान साहब दो मत पे एतमाद का इज़हार कर चुके हैं इसी जज के ऊपर। बढ़ा दिया जाते नहीं। देखिए, इन जज साहब के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो तो है कि इनको कभी कोई अदालती ओहदा नहीं देना चाहिए। इनके फैसलों को पढ़कर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। बाद में इनको कैसे हाई कोर्ट ने क्लियर किया वो एक दूसरी दास्तान है, वो भी सामने आ जाएगी। लेकिन देखिए, हम इस फैसले को, इस मुकदमे को मेरिट्स पर लड़ना चाहते थे, क्योंकि हमें बिल्कुल वाज़ेह था कि इस केस में कुछ है ही नहीं। वैसे सलमान अकरम राजा साहब, गैर मामूली चीज़ तो एक पिछले हफ्ते देखने को मिली है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की आर्मी चीफ के साथ मुलाकात हुई थी, जिस पर हुकूमत ने बड़ी तशवीश का इजहार किया, बड़ी परेशान दिखाई दी। PMLN की गवर्नमेंट, इरफान सिद्दीकी साहब का ट्वीट आपके सामने है। उन्होंने कहा कि दो दरवाज़ों में फिर आप मत झांकें, मुज़ाकरात अगर करने तो फिर एक ही विंडो पे आप रहें, तो मुज़ाकरात फिर आगे बढ़ेंगे। जो नून लीग की तरफ से रिएक्शन है और 100 और फिर जो आपने 2 कमीशन मांगे उस पर भी वो जो है उनकी मर्जी नहीं है कमीशन आपको देने की, तो ये मुज़ाकरात का अमल फिर आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। देखिए, अगर कमीशन नहीं बनते तो बिल्कुल मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे, हम बिल्कुल वाज़ेह हैं। देखिए, इनकी बौखलाहट है। ये समझते थे कि कमेटी हमारे साथ खेलेंगे और वक्त गुजार देंगे। इमरान खान साहब बिल्कुल वाज़ेह हैं कि हमने बात करनी है, हर सियासी जमात से हम बात करने को तैयार हैं। एक एतराज़ किया जाता था कि आप सियासी जमातों से क्यों नहीं बात करते। हम यही कहते थे कि हम हर एक से बात करेंगे जो आइन कानून के लिए खड़ा होने को तैयार है। इनके पल्ले क्या है ये हम पहले भी जानते थे। अब इनको दिखाना है कि ये वाक़तन कोई इस्तेकाक रखते हैं, कोई ताकत रखते हैं बात को आगे बढ़ाने की। अगर नहीं रखते, इनको चोर दरवाज़ा चाहिए मुज़ाकरात से फ़रार का, तो बिल्कुल सौ बिस्मिल्लाह। हम ये भी कहते रहे हैं कि इस मुल्क में एक मारूज़ी हकीकत है, आइन और कानून में तो कोई रोल नहीं है किसी मुक़तदरा का, लेकिन बहरहाल इस मुल्क में एक रोल है और हम उन तमाम ताकतों से बात करेंगे जो इस मुल्क को आइन और कानून की जानिब वापस लाने में मदद दे सकती हैं। हमारा मकसद यही है कि आइन का तहफ़्फ़ुज़ हो, कानून का तहफ़्फ़ुज़ हो, जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ हो। इस मकसद के लिए हमने हाथ बढ़ाया है। मुल्क की दीगर जो जमातें हैं, हम उनके साथ भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम एक बड़ी अलायंस सिर्फ एक नुक्ते पे कि आइन की बालादस्ती हो, वो बनाने को भी हम तैयार हैं। इंशाअल्लाह उस जानिब हुकूमत कितनी बाइख्तियार है, हुकूमत कितनी बाइख्तियार है, इस बात का आपको भी अंदाज़ा है। जो आपकी अहम मुलाकात हुई थी आर्मी चीफ से, उसमें कोई आपको होप मिली आगे के हवाले से कि मामलात बेहतर होंगे? देखिए, हम तो उम्मीद यही करते हैं कि तमाम जो ज़ी शऊर लोग हैं इस मुल्क के, तमाम लोग जिनके हाथ में कुछ भी इख्तियार है, वो ये समझ जाएं कि आप मुल्क की सबसे बड़ी सियासी हकीकत को झुटला कर आगे नहीं बढ़ सकते। मुल्क में इस्तेहकाम नहीं हो सकता, मईशत तरक्की नहीं कर सकती अगर आप सियासी हकीकत को नहीं मानते। इमरान खान PTI इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी हकीकत हैं। हमें साथ लिए बगैर कोई तरक्की मुमकिन नहीं। साथ लेने से आपकी क्या मुराद है? साथ लेने से आपकी मुराद सलमान साहब क्या है? कोई आप किसी नेशनल गवर्नमेंट की बात करते हैं या आपको ही हुकूमत दे दी जाए, उससे मुराद क्या आपकी? देखिए, हमने ऐसी कोई बात नहीं की। मुराद ये है कि हमें ख़त्म करने की जो कोशिश की गई, जो मुकदमे बनाए गए, जबर किया गया, अगवाकारियाँ की गई, अभी भी मैं नहीं समझता ये अमल ख़त्म हुआ है, तो इससे हट जाना चाहिए। हमें जो हमारा जायज़ मकाम है मुल्क की सियासत में, वो हमें मिलना चाहिए। हम पे जो ये एक बेजा हमला हुआ है, जो कदगन लगाने की कोशिश की गई है, जिस तरह इलेक्शन पे हमला हुआ, हमें कैंपेन नहीं करने दी गई, निशान हमसे छीना गया, इलेक्शन के बाद जो किया गया, इलेक्शन के रिजल्ट के साथ, ये सब कुछ रुक जाना चाहिए। सलमान साहब, कल एक बड़ी अहम डेवलपमेंट होने जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर का जो है वो चार्ज संभालने जा रहे हैं, ओहदा संभालने जा रहे हैं।
तो क्या होप्स है तहरीक इंसाफ की इससे बड़ी इंटरनेशनल डेवलपमेंट से, चूंकि आपके कई लोग जो है वो बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि वहां से कोई ना कोई इंटरवेंशन होगी खान साहब को लेकर? नहीं, हम कोई इस हवाले से किसी चीज़ पे इंहिसार नहीं कर रहे। पाकिस्तान के फ़ैसले पाकिस्तान में होंगे। हमने सिर्फ इतना ये कहा है कि पहले एक मुखासमाना रवैया था जो हम समझते थे या महसूस करते थे कि वहाँ से हमारी जानिब है, वो अगर ख़त्म हो जाता है तो पाकिस्तान में हालात जो हैं वो बेहतर होंगे और जो हकीकत है, सियासी हकीकत है, वो खुलकर सामने आ जाएगी। हम सिर्फ इतना ही चाहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ पाकिस्तान के फैसले हों। ठीक। फाइनली सर, शेर असद मरवत साहब के साथ सीज फायर हो गया, सुलह हो गई है? ये गैर अहम सवाल है। देखिए, मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं है। सही। चले, अब बहुत शुक्रिया सलमान अकरम राजा साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की, जिन की तरफ से बड़ी उम्मीद का इजहार किया गया है कि ये फैसला जो ही 190 मिलियन पाउंड का जाएगा अपील में, तो खान साहब की सजा भी मुअत्तल हो जाएगी, ये फैसला भी मुअत्तल हो जाएगा। प्रोग्राम में मुख्तसर ब्रेक लेंगे। ब्रेक से वापस आके बात करेंगे फवाद चौधरी साहब से कि वो सारी सियासी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं, क्या जो तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी है, इस हिकमत अमली से खान साहब को किसी किस्म का कोई रिलीफ मिल सकता है। बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ में। वेलकम बैक नाज़रीन। अलकादर ट्रस्ट केस के फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान एक तल्ख सियासी माहौल जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। बड़े सख्त किस्म के बयान दोनों तरफ से एक दूसरे के खिलाफ दिए जा रहे हैं। तमाम ऐसे में मुज़ाकरात का प्रोसेस भी साथ साथ आगे बढ़ना है, चलना है, लेकिन उसमें जो हुकूमत का रिस्पॉन्स है अब तक का, उसमें तो गवर्नमेंट राजी नजर नहीं आ रही। एक भी जुडिशल कमीशन बनाए जाने के हवाले से और खान साहब ये वाजे कर चुके हैं कि अगर मुज़ाकरात में हुकूमत ये नहीं मानती जुडिशल कमीशन बनाने के हवाले से, तो फिर तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात का अमल जो है वो रोक दे, खत्म कर दे, उससे बाहर आ जाए। अब इस सारे मामले में एक अहम मुलाकात भी हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की आर्मी चीफ के साथ, जिस पर हुकूमत जो है वो बड़ी तशवीश में मुब्तला दिखाई दी, जिसका इजहार इरफान सिद्दीकी साहब ने किया भी। तो इस सारे माहौल में अब मुज़ाकरात कैसे आगे बढ़ेंगे और क्या खान साहब की जो सज़ा है ये मुअत्तल जल्द हो पाएगी, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात जनाब फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब, ये बताइएगा सबसे पहले तो 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आ गया, खान साहब को सजा भी हो गई, लेकिन इस सारे मामले में जो एक मुलाकात हुई थी पिछले हफ्ते वो बड़ी इंपॉर्टेंट रही। इस पूरे हफ्ते में जो तहरीक इंसाफ की क़यादत की आर्मी चीफ के साथ हुई, लेकिन उस मुलाकात के बाद जिस तरह से तहरीक इंसाफ ने इस मुलाकात के ऊपर एक माहौल बनाया, तो क्या समझते हैं आप, तहरीक इंसाफ ने मिस हैंडल तो नहीं कर लिया जो एक ओपनिंग बड़ी अच्छी तहरीक इंसाफ को मिली थी उसको? मेरा ख्याल है कि जो विंडो खुली है वो तो पता ही था कि ये केस जो है वो इधर जा रहा है और ऐसे ही होना है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि उसका कोई बड़ा इम्पैक्ट उस पर आएगा या फैसले का इम्पैक्ट जो है उस पर आएगा। बेहतर तो यही होता कि अगर ये फैसला जो है ये कुछ अर्सा और डिले कर दिया जाता। इस फैसले का कोई बड़ा इम्पैक्ट मुझे नहीं लगता कि सियासी सूरत हाल पे हो, इसलिए नहीं होगा कि लेकिन इस फैसले से इमरान खान के जो कद है उसके ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ता। इमरान खान की पॉपुलैरिटी पे, उनकी पॉलिटिक्स के ऊपर इस फैसले का क्या असर पड़ेगा। दूसरी तरफ इंटरनेशनल प्रेशर अगर आना है उसमें भी इसका कोई असर नहीं पड़ता। सो लिहाजा मेरे ख्याल में जो इरफान सिद्दीकी साहब का बयान इस लिहाज से जरूर अहम है कि उससे लगता यही है, तासुर यही आता है कि नून लीग को जो आर्मी चीफ का राब्ता है को इतना पसंद नहीं आया, और जाहिर है कि नून लीग इस वक्त खड़ी ही एक बात के ऊपर है और वो ये है कि इमरान खान और फौज की लड़ाई होती रहे और वो हुकूमत करते रहे। तीसरी तो देखें कोई वजह ही नहीं है, वो इलेक्शन वो हार गए, सियासत उनकी कोई नहीं है, बोझ वो उठा नहीं पा रहे, इकोनॉमी फॉरेन पॉलिसी तबाह बर्बाद है, तो वो तो सिर्फ खड़े इस बात के ऊपर है कि ये लड़ाई होती रहे और वो खड़े रहे। लेकिन फवाद चौधरी साहब, जब भी कोई विंडो ओपन होती है उसमें कोई फैसले अगर आ भी जाएं वो चीज़ों को अफेक्ट नहीं किया करते। जब ख्वाजा आसिफ साहब के या नून लीग के राब्ते चल रहे थे बाजवा साहब के साथ, तो उस वक्त भी सजाएं हो रही थी नून लीग के रहनुमाओं को, लेकिन वो राब्ते टूटे नहीं थे, वो अमल साथ साथ जारी रहा था, जिसने बाद में रिजल्ट्स भी प्रोड्यूस किए। तो यहाँ आके जब ये मुलाकात होती है उसके बाद जो है तहरीक इंसाफ की तरफ से पहले तो बहुत ज़्यादा इस मामले पर एक माहौल बनाया गया, फिर वज़ारत दिफा फिर जो है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उसकी जो है वो तरदीद भी आई कि नहीं ये तो सिक्योरिटी के पैराए में मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई थी, खान साहब ने उसे उसका खैर मकदम भी कर दिया, वेलकम भी कर दिया, और साथ ये भी कह दिया रिपोर्टरों को कि अब आपसे कहीं और मुलाकात होगी। तो पीटीआई ने ओवरऑल इसको मिस हैंडल नहीं किया कहीं? मेरा नहीं ख्याल।
देखिए, जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि जो पीटीआई की पॉलिटिक्स है, उसके ऊपर इसका कोई बड़ा इम्पैक्ट तो नहीं होना इस फैसले का। और जिस तरह आपने खुद भी बिल्कुल सही तौर के ऊपर आपने याद कराया कि जब नून लीग के राब्ते भी हो रहे थे, तो उस वक़्त भी जो है वो सज़ाएँ और ये सब कुछ हो रहा था, लेकिन उन मुज़ाकरात के ऊपर तो उनका कोई असर नहीं पड़ा। दूसरी बात यही है कि जो दूसरी तरफ हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट का प्रॉब्लम ये है कि जो हुकूमती जमातें हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट को कोई सहारा नहीं दे पा रही। ना उनकी पॉलिटिक्स में, ना उनकी इकॉनमी में, ना उनकी कोई फॉरेन पॉलिसी में। लिहाज़ा उनको भी नहीं समझ आ रहा कि हमने इनको क्यों साथ रखा हुआ है, और स्टेबिलिटी मुल्क में है नहीं, जिसके लिए ज़रूरी है कि एक आगे बढ़ा जाए, और आगे बढ़ा जा ही नहीं सकता जब तक इमरान खान इस शामिल ना हो इस इक्वेशन। वैसे स्टेबिलिटी की आपने बात की, हुकूमत तो कह रही है कि इस्तेहकाम आ चुका है मुल्क के अंदर। वो कहते हैं कि मईशत को हमने संभाला दे दिया है। वो मईशत जिसमें बात हो रही थी कि मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, वो कह रहे हैं अब कोई डिफॉल्ट का खतरा नहीं है, हमारे हालात मुआशी ठीक हो गए हैं, अब हम टेक ऑफ की तरफ जाएंगे। तो डिफॉल्ट का खतरा तो शहबाज शरीफ साहब के पहले 16 महीनों में ही हुआ था। हम्म। और अगर आपको याद हो कि जब पीपल्स पार्टी पीटीआई की ने अपनी हुकूमत छोड़ी थी, उस वक्त तो जो फॉरेन रिजर्व थे वो तकरीबन $15 बिलियन के ऊपर थे, और अब भी $15 बिलियन के ऊपर तो वो नहीं पहुंचे रिजर्व। तो जो अगर वो समझते हैं नून लीग वाले कि उन्होंने अपने पहले टेन्योर में हुकूमत डिफॉल्ट पे पहुंचा दिया था मुल्क को, और उससे उन्होंने बचा लिया है, तो मुझे नहीं लगता ये कोई बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है। असल चीज़ तो ये है कि आपने देखा है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आपने देखी है, 1 करोड़ 30 लाख पाकिस्तानी जो हैं वो खत गुर्बत से नीचे चले गए हैं। असल धचका तो पाकिस्तान को ये है ना। बाकी ऊपर अगर 4 सेठ बैठे हुए पैसे बना रहे हैं, या 5 जिनकी स्टॉक मार्केट में दा लगा हुआ है, या जो एक अशराफिया का आपस में एक मेल जोल है, और वो 500,000 बंदे अमीर हो भी गए हैं, तो उससे मुझे और आपको तो फर्क नहीं पड़ता। हमें देखना है कि कॉमन आदमी की जो मुआशी हालत है वो बेहतर हुई है या नहीं हुई, और यकीनी तौर पे बहुत ख़राब हुई। खान साहब की रिहाई आपको कब तक अब अमली तौर पर होती हुई नजर आ रही है? मुज़ाकरात का अमल जो था उसमें भी कोई मस्बत पेशरफ जो है उस तरह से आगे नहीं हो रही। खान साहब ने जुडिशल कमीशन बनाने का कहा 9 मई और 26 नवंबर पर, उस पर भी गवर्नमेंट की तरफ से अब तक जो रिस्पॉन्स सामने आया है वो तो बिल्कुल भी राजी नहीं है। एक मामले पर भी जुडिशल कमीशन बनाने के हवाले से तो खान साहब ने कह दिया अगर नहीं मिलता जुडिशल कमीशन तो मुज़ाकरात का अमल जो है वो रोक दिया जाए। तो फिर ये मामला फिलहाल लटकता हुआ नजर आ रहा है। मेरा ख्याल है मुज़ाकरात तो आगे बढ़े हैं। मसलन इमरान खान की जो सज़ा अनाउंस होने के बाद तकरीबन 1.5 घंटा मुलाकात हुई है अली अमीन गंडापुर की और खान साहब की, और उस मुलाकात के बाद ही जो है वो फैसला किया गया है कि मुज़ाकरात जारी रखे जाएं, जो मेरा ख्याल है कि खुद एक बड़ी कामयाबी है। उसके बाद मेरी ज़ाती राय में तो मुझे नहीं पता पीटीआई क्यों इतना इंसिस्ट कर रही है कमीशन के ऊपर। इन्हीं जजों में से कोई जज जो है वो लगना है जिसने कि कमीशन बनाना है, करना है, तो उसका पीटीआई को कितना फायदा होगा। वो तो कहते हैं 3 पीटीआई सीनियर को तो मोस्ट सिर्फ जजेस पर मुश्तमिल ये कमीशन बनना चाहिए ना। सीनियर मोस्ट जजेस की बात करते हैं तरीके इंसाफ। पहली बात तो यह है कि हुकूमत को तो चाहिए कि वो कह दे कि हम कमीशन बना देंगे, और उसके बाद ये जो जज कौन से लगने हैं और टीओआर क्या लगने हैं, इसके ऊपर जो है वो एक बहस हो सकती है, वो पॉइंट देखे जा सकते हैं कि कहाँ पे जाएंगे। तो फिलहाल जुडिशल कमीशन बनाने से तो हुकूमत को इनकार करना ही नहीं चाहिए। मुझे नहीं समझ आता हुकूमत का क्या लॉजिक है। तीसरी बात यह है कि देखिए सिंपल है कि इमरान खान की रिहाई तब होगी जब एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर दोनों बढ़ेंगे। पीटीआई की जो सबसे बड़ी पॉलिटिक्स की खामी है वो यही है कि ये अपोजिशन में भी अकेले खड़े हैं। जब तक जो है अपोजिशन की पार्टियां कम अज कम पीटीआई के साथ नहीं मिलती, वो इंटरनल प्रेशर बनता नहीं है। और एक्सटर्नल देखते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर तो खैर बन गया है और वो बढ़ रहा है। वैसे इंटरनल प्रेशर की आप जो बात कर रहे हैं वो भी हमें नजर नहीं आया। खान साहब की सजा को लेकर जो है तहरीक इंसाफ की तरफ से एक अनाउंसमेंट आई थी। असद कैसर साहब ने पिछले हफ्ते हमारे प्रोग्राम में ये कहा था कि खान साहब को सजा हुई तो हम भरपूर एहतजाज करेंगे, लेकिन हमें कोई किसी किस्म का एहतजाज होता हुआ नजर नहीं आया खान साहब की सजा के बाद। नहीं, एहतजाज वाली ये है ही नहीं। वो तो देखिए खान साहब ने फैसला करना है। अगर वो इन लोगों के साथ, जिन लोगों के हवाले उन्होंने पार्टी की है, वो तो देखिए ना, वो तो अपने घर में भी एहतजाज की अहलियत नहीं रखते। उन्होंने एहतजाज कैसे करना है? वो तो कोई अपना, उसके लिए उन्हें खान साहब को अपनी टीम को बदलना पड़ेगा। और ना इस वक्त जो टीम है, ना वो पॉलिटिशियंस हैं, ना उनका किसी से ताल्लुक है। वो तो सारे कॉर्पोरेट के वकील हैं कुछ, और इधर उधर से इकट्ठे हुए हैं। वो तो चूंकि एक वैक्यूम था, कार्डर खत्म कर दिया था एस्टैब्लिशमेंट ने पीटीआई का, तो उन्हें आर्जी तौर के ऊपर जो है वो लगा दिया गया। लेकिन अब खान साहब के पास असेंबलियों में संजीदा लोग मौजूद हैं, पॉलिटिकल लोग मौजूद हैं,
मेरा ख्याल है उनको रिप्लेस करें, ताकि ये बहुत बड़ा फेलियर है कि इमरान खान जैसे इतने बड़े लीडर को सजा हुई और कहीं पर जो है वो एक आदमी भी बाहर जो है वो आपको निकलता हुआ नजर नहीं आया। और लीडरशिप तो जाहिर है पहले ही कह चुकी है कि हम जेलों में जाने के लिए तो लीडर नहीं बने, और अगर हम जेल चले जाएंगे तो मुज़ाकरात कौन करेगा, ये तो अब आपको पता ही है, पब्लिक रिकॉर्ड। तो फिर फवाद साहब, फिर 190 मिलियन पाउंड केस का जो फैसला आया है, इसमें ज़ाहिर तहरीक इंसाफ ने सोमवार को अपील करनी है इस केस के फैसले के खिलाफ। हुकूमत कह रही है कि अब आउट ऑफ टर्न जो है ये केस फिक्स नहीं होना चाहिए हाई कोर्ट के अंदर। तो अगर ऐसा ही होता है तो फिर तो 5-6 महीने तक जाके ही ये सजा कहीं मुअत्तल होगी, उससे पहले पहले तो मुश्किल है। फिर सजा की सस्पेंशन है, स्पेशली 7 साल की सजा है बुशरा बीबी को, वो तो एज ए मैटर ऑफ राइट सस्पेंड होनी है, और केस भी एज ए मैटर ऑफ राइट लगना है। ये तो खैर हुकूमत की। और फिर जिस तरीके से नवाज शरीफ के केसेस लगे थे, उसके लिए तो आपको पता है एयरपोर्ट पे बड़ी मेहरबानी की हमारे इस्लामाबाद के जज साहबान ने, कि खुद एयरपोर्ट पे नहीं चले गए, उन्होंने सिर्फ अपने ऑफिस को भेज दिया कि आप जाके साइन करा लें। जुडिशरी ने पाकिस्तान के अंदर एक अपना मजाक बना ही दिया है पूरी दुनिया में। और जैसे आप देखें जो इंटरनेशनल कवरेज आई है इमरान खान की सजा की, उससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि दुनिया पाकिस्तान की जुडिशरी को किस नज़र से देख रही है। अच्छा फवाद साहब, ये बताइए कि जो आप ये इस केस की जो आप बात करें 190 मिलियन पाउंड की, इसमें काबीना में उस वक्त आप भी उन 3 वज़रा में शामिल थे जिन्होंने मुखालफत की थी सिक्रेसी के मामले पे। शेरी मज़ारी साहिबा थी, आप थे, फैसल वाडा साहब थे, जिन 3 लोगों ने इस डील को जो है वो खुफिया रखने के जो है वो काबीना से मंजूरी की मुखालफत की थी। तो ये बताएं कि सलमान अकरम राजा साहब तो ये कह रहे हैं कि ये मामला काबीना के अंदर तो आने का था ही नहीं, ये काबीना का काम ही नहीं था। तो ज़रा वजाहत करें, एक वाक़तन ये काबीना का इससे कोई ताल्लुक नहीं था, ये 2 बंदों की प्राइवेट एक डील थी और आपने बिलावजह काबीना में ला के अपने आप को ख़राब किया। नहीं, काबीना के अंदर इशू 2 बंदों की डील का नहीं था। काबीना के अंदर इशू जो नेशनल क्राइम एजेंसी है उसका था कि अगर हम ये पैसे पाकिस्तान भेजेंगे तो जो नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस है वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी। जी हाँ, काबीना में सिर्फ ये मामला आया है कि कॉन्फिडेंशियलिटी का मैटर जो है वो काबीना के अंदर से उसकी मंजूरी ली गई थी ना। वो तो ज़ाहिर काबीना ही मंजूरी दे सकती थी ना, फेडरल गवर्नमेंट ही मंजूरी दे सकती थी कि वो जो कॉरेस्पॉन्डेंस है एनसीए के साथ उसको कॉन्फिडेंशियल रखेगी। और यही अब मेरा सवाल भी है कि अगर ये जो फैसला था काबीना का वो गलत था, तो अब 2 साल हो गए हैं शहबाज शरीफ साहब को हुकूमत में, तो वो उस फैसले को ख़त्म क्यों नहीं कर रहे, और वो ख़त्म करें और दस्तावेजात सामने ले आए। सिंपल बात है। तो फवाद साहब, अब फिर आगे जब हम बढ़ते हैं तो मुल्क की सियासत में आपको फिर क्या लग रहा है, मजीद तलखी बढ़ेगी आने वाले दिनों में या तलखी कम होगी, और मुज़ाकरात से आपको लग रहा है कि कोई मस्बत पेशरफ्त आपको लग रही है कि खान साहब की रिहाई के हवाले से, दीगर कैदियों की रिहाई के हवाले से कोई सूरत हाल बनती नजर आ रही है? चूँकि कल जिस तरह से इरफान सिद्दीकी साहब ने एक बयान दिया PTI की क़यादत के आर्मी चीफ से मुलाकात के हवाले से, तो उसमें तो बड़ी शदीद किस्म की परेशानी नजर आ रही थी। हाँ नहीं, मुझे लग रहा है कि नून लीग के अंदर डेफिनेटली, और आज शहबाज शरीफ साहब मिले भी हैं नवाज शरीफ साहब से, और वहाँ पे भी आर्मी चीफ की जो मुलाकात है गौहर साहब के साथ और अली अमीन साहब के साथ, उसके ऊपर डेफिनेटली बात हुई होगी। और ज़ाहिर है नून लीग को ये पसंद नहीं आया, लेकिन मुझे यूँ लगता है कि अगले जो 3 से 4 हफ्ते हैं उनमें ये पता चलेगा हमें कि ये जो मुज़ाकरात हैं ये किस तरफ जाते हैं। और आपको मालूम ही है कि अब जो डोनाल्ड लू है उनको भी हटा दिया गया है, और अब देखना यह है कि अगला मरहला यही है कि जो यहाँ पे जो नए एम्बेसडर यहाँ पे कौन आते हैं, और इस रीजन के लिए स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव क्या कोई अपॉइंट। और दूसरी तरफ हुकूमत ज़ाहिर कोशिश कर रही है कि किसी तरह से मोहम्मद बिन सलमान को पाकिस्तान लाया जाए। जो मार्च तक का महीना है वो अहम है, 20 से लेके मार्च तक का जो महीना है वो पाकिस्तान के अगले जो पॉलिटिकल फ्यूचर है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। हम बात है ये फवाद साहब, ये होता है कि ये जो नासिर जावेद राना साहब हैं जिन्होंने 190 मिलियन पाउंड का फैसला सुनाया है, इनके बारे में एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक फैसला था, फिर लाहौर हाई कोर्ट ने जो है उन्हें क्लियर किया। लाहौर हाई कोर्ट में जब ये क्लियर हुए तो उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे उस वाले से भी एक कल बात हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के अंदर, और ये इल्ज़ाम लगा फैसल चौधरी साहब पर कि उन्होंने खान साहब को नासिर जावेद राना के हवाले से एतमाद यानी उन्हें जो है वो ब्रीफ नहीं किया, उन्हें बिल्कुल अंधेरे में रखा सारे मामले के हवाले से। तो क्या कहेंगे इस पे आप? फैसल तो मेरा नहीं ख्याल कि इस केस में खान साहब के वकील हैं, इसमें तो सलमान सफदर साहब वकील हैं। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि अंधेरे में था,
तो मेरा ख्याल है कि ये एक वैसे ही बेहोशा आदमी है शोएब शाहीन, इसको पता नहीं चला होगा। पीटीआई ने इसके ऊपर 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शिबली फराज साहब ने इसके ऊपर की थी और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इनके लॉयर्स ने की थी, जिसमें ये कहा गया था कि ये तो सुप्रीम कोर्ट से पहले जो है वो इसके ऊपर रिमार्क्स आए हैं। ऑब्जेक्शन करना चाहिए कि एक बंदा स्पेशल रिटायरमेंट के बाद कॉन्ट्रैक्ट पे लाया जा रहा है, तो उसके सामने आप केस कर क्यों रहे हैं? लेकिन मुझे बताया गया कि नहीं, जो लीगल टीम है वो कहती है कि नहीं बस ठीक है, हमने केस करना है। फिर मैंने तो ये भी कहा था कि आपको ये ऑब्जेक्शन भी लेना चाहिए कि देखिए ना, इसमें तो फिर कैबिनेट पूरी इन्वॉल्व है, इसमें तो फिर मैं भी मंजूरी देने वालों में हूँ, फैसल वाडा भी मंजूरी देने वालों में है, फरूक नसीम भी मंजूरी देने वालों में है, और वो हमारी सारी कैबिनेट ही फिर इसमें एक्यूज है। अकेला इमरान खान तो एक्यूज नहीं हो सकता, तो वो सारे लोग जो है उनको क्यों नहीं मुजरम बनाया गया? सही है, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबिक सेक्रेटरी इत्तलात और साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब की, जिनका कहना है कि मार्च का महीना बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसमें पाकिस्तान के आइंदा के सियासी मंजरनामे का तयन हो जाएगा। प्रोग्राम में एक मुख्तर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे आज की एक इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट के हवाले से। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। 15 माह के जंगो जदल और जुल्मो सितम, 40,000 से ज्यादा शहादतों और $18.5 अरब के नुकसान के बाद बिलाखिर गजा के निहत्थे और मासूम बासियों को अमन नसीब हो ही गया। आज सुबह 11:30 बजे से गजा में जो जंग बंदी का निफाज होना था वो 4 घंटे की ताखीर से ही सही, लेकिन बिलाखिर हो ही गया और इसराइल ने अपनी हैसियत और दरिंदगी को लगाम डाल दी। अरब मीडिया के मुताबिक हमास की जानिब से इसराइली मगवियों के नामों के ऐलान के बाद गजा सीज फायर मुआहदे पर बाकायदा अमल दरामद शुरू हो गया है। गजा के सरकारी टीवी के मुताबिक हजारों फलस्तीनी पुलिस अफसरान मुख्तलिफ इलाकों में तैनात कर दिए गए हैं। म्यूनसिपलिटी ने गलियों को दोबारा खोलने और बहाली का काम शुरू कर दिया है। कतरी नशरियाती इदारे अल जजीरा के मुताबिक इससे कबल इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि गजा में जंग बंदी उस वक्त तक शुरू नहीं होगी जब तक हमास कैदियों के तबादले के मुआहदे के पहले मरहले में यरगमालियों के नामों से आगाह नहीं करती। जिसके बाद हमास के तर्जुमान ने टेलीग्राम पर एक पोस्ट में कहा कि हमास ने गजा में जंग बंदी मुआहदे पर अमल दरामद के पहले दिन रिहा किए जाने वाले 3 इसराइली कैदियों के नाम जारी कर दिए हैं। हमास के मुसल्लह विंग कासिम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा का कहना है कि कैदियों के तबादले के मुआहदे के तहत हमने 24 साल रोमी गोनन, 28 साल एमिली दामारी और 31 साल डोरोन सितंबर खैर को रिहा करने का फैसला किया है। इस मुआहदे में लड़ाई को रोकने और पहले दिन 3 इसराइली कैदियों और तकरीबन 95 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई का एहतमाम किया गया है। जबकि इस जंग बंदी मुआहदे में सालिस मुल्क मिस्र ने कहा है कि इसराइल जंग बंदी के पहले मरहले में 33 इसराइलियों के बदले 1890 से ज्यादा फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। मिस्री मीडिया के मुताबिक इमदादी सामान से भरे सैकड़ों ट्रक रफा बॉर्डर पर पहले ही मौजूद हैं। मुआहदे के तहत जंग बंदी के दौरान रोजाना 600 इमदादी ट्रक गजा में दाखिल हो सकेंगे। ख्याल रहे कि जंग के 15 माह से ज्यादा अरसे में इससे कबल भी सिर्फ एक हफ्ते के लिए नवंबर 2023 में जंग बंदी हुई थी, जिसमें दोनों तरफ से कैदियों को भी रिहा किया गया था। दूसरी जानिब मजलूम फलस्तीनी बचे कुचे सामान के साथ तबाह हाल घरों को वापसी के मुंतजर हैं। जबकि यह जंग बंदी शुरू होने से चंद घंटों पहले भी इसराइल ने अपनी दरिंदगी का सबूत दिया और ताज़ा हमलों में 33 बच्चों समेत मजीद 122 फलस्तीनी भी शहीद हो गए। वादे रहे कि गजा पर 15 माह से मुसल्लत इसराइली जंग की दास्तान इंतहाई दर्दनाक है। फलस्तीनी महकमे सेहत के मुताबिक हजारों बच्चों और खवातीन समेत 47,899 फलस्तीनी शहीद हुए, जबकि 1,10,725 फलस्तीनी जख्मी और हजारों लापता हैं। इसराइल ने जंग में हमास के 2 कायदीन इस्माइल हानिया को तेहरान जबकि यहया सिनवार को गजा में शहीद किया। इस जंग के बायस गजा की 68% जरी जमीन और 68% सड़कें मुकम्मल तबाह हो गई। गजा के 88% तालीमी इदारे और 83% इबादत गाहें बमबारी की नजर हो गई। बमबारी के बायस गजा के 36 में से सिर्फ 16 अस्पताल जुजवी फाल है। 15 माह में गजा की 90% आबादी यानी 19 लाख से ज्यादा फलस्तीनी बेघर हुए। 470 रोज में इसराइल ने गजा पर 85,000 टन बारूद बरसाया। तबाहशुदा इमारतों का 4 करोड़ टन मलबा उठाने में 10 साल से जायद का वक्त लगेगा, जबकि बमबारी से नुकसान का तखमीना $18.5 अरब से जायद है। गजा की तामीर नो के लिए $50 अरब से जायद दरकार होंगे। दूसरी जानिब इस मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर अदारों की रिपोर्ट्स और भी होशरुबा है। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदाजों के मुताबिक
तबाह होने वाली इमारतों में गजा में 90% से ज्यादा रिहायशी यूनिट शामिल हैं, जिनमें से 1,60,000 तबाह हुए और मजीद 2,76,000 को जुजवी तौर पर नुकसान पहुंचा। कहत का ऐलान करने के जिम्मेदार आलमी इदारे इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेस क्लासिफिकेशन या IPC के मुताबिक तकरीबन 18 लाख अफराद शदीद गजाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का सामना कर रहे हैं, जिनमें तकरीबन 1,33,000 अफराद तबाहकुन गजाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का सामना कर रहे हैं। मार्च में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने कहा था कि खुराक की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए गजा में दाखिल होने और खुराक की तकसीम के लिए रोजाना कम अज कम 300 ट्रकों की जरूरत होगी। अक़वाम मुत्तहिदा के तजारती और तरक्याती इदारे UNCTAD ने अक्टूबर में मुतनब्बे किया था कि जंगबंदी के बाद भी गजा की मईशत को 2022 की सतह पर बहाल करने में 350 साल लगेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के माहौलियाती प्रोग्राम UNEP के मुताबिक जंग की वजह से पैदा होने वाले मलबे और धमाका खेज मवाद को साफ करने में 21 साल का तवील वक्त लग सकता है। इस हवाले से मजीद गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है माहिर आलमी अमूर डॉक्टर कमरान बुखारी ने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमरान बुखारी साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। सबसे पहले तो बताइएगा कि आज जो बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, गजा जंगबंदी के माहिदे पर अमल दरामद शुरू हो गया है कैदियों के या यरगमारियों के तबादले से। ये आपको जो सीज फायर है, ये कितना देर पा आपको लग रहा है, और इसमें यानी कि देर पा अमन की आपको लग रहा है कि ये बुनियाद उसकी हो सकता है? देखिए समर, देरपा तो कहना कुछ कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि यहाँ पे तो फूंक फूंक के कदम रखा जा रहा है। जैसे कि सारी दुनिया को पता है, बैक एंड फोर्थ हैगलिंग बहुत होती है किसी भी जो है नेगोशिएशन में, किसी भी बार्गेनिंग के अंदर। तो यहाँ पे तो मतलब 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप्स बैकवर्ड्स, वो वाला हाल है। तो देखते हैं कहाँ जाता है ये। फिलहाल तो जो है ये पहला कदम है। यरगमाली आते हैं, उसके बाद क्या सिचुएशन होती है, उनके लोग रिहा होते हैं हमास के। फिर गजा के अंदर जो है अगर आमदोरफ्त लोगों की शुरू होती है, एक्टिविटी होती है बाहर पब्लिकली, तो फिर वो किस किस्म का जो है डायनामिक क्रिएट करती है बैटल स्पेस के अंदर, क्योंकि बैटल स्पेस तो कहीं गया नहीं ना, वो तो मौजूद है वहीं का वहीं। तो अभी जो है सफर बहुत तवील है और रास्ता जो है वो मुतय्यन नहीं है। लेकिन एक शुरुआत बहुत अच्छी है, बड़े अरसे बाद जाके जो है ये जंग व जदल और जो जुल्म व सितम का एक जो सिलसिला है वो जाके खत्म हुआ है। जी, ये बात तो है। और आई थिंक क्रेडिट गोज टू डोनाल्ड ट्रंप कि उन्होंने जो है बेसिकली प्रेशर डाला है। पता नहीं आप लोगों ने वो वॉल स्ट्रीट जर्नल का आर्टिकल पढ़ा है, जिसमें उन्होंने जो है वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर बजाते खुद दबाव डाला है। वो जो उनके एलची हैं स्टीव विटकॉफ, वो उनको छुट्टी के दिन जो है उन्होंने काम पे लगा दिया और कहा कि भाई जो है ये काम होना है और अभी होना है। तो वो तो जाहिर है पेशरफ्त हुई है, तब्दीली आई है, माहौल में तब्दीली आई है। लेकिन ये मामला कहाँ जाएगा इससे आगे, मतलब क्या हम कुछ दिनों के जो है वो रिस्पाइट देखेंगे और उसके बाद फिर से जंगो जदल शुरू हो जाएगा? आई एम कॉशियस। अच्छा सर, दूसरा ये बताएं कि बेंजामिन नेतन्याहू पर भी बड़ा प्रेशर जो है वो बिल्ड हो रहा है। उनकी अपनी काबीना के अंदर से उनके वजीर खजाना कह रहे हैं, उनकी काबीना है वो कह रही है कि आप गजा पर कब्जा करें, कब्जा नहीं करते तो फिर आपको ओहदे से हटा देंगे वजारत उज़्मा के। तो एक प्रेशर उनके अपने ऊपर बिल्ड हो रहा है जो है इसराइल के अंदर से भी। तो ये तो कहीं मामलात को खराब नहीं करेगा आने वाले दिनों में? जी कर सकता है ना, कि जब आप मखलूत हुकूमत के वो रहम करम पे होते हैं, किसी भी मखलूत हुकूमत किसी भी मुल्क के अंदर जो है वो बहुत सारे जो उसके स्टेक होल्डर्स होते हैं उनकी बात को लेके आगे चलना होता है। वरना आपकी पार्लिमानी निज़ाम में तो यही है कि आपकी अक्सरियत आप खो बैठते हैं, चाहे वो काबीना है या पार्लियामेंट है। तो उसमें ये तो खतरा है। लेकिन मैं समझता हूं कि उनको सिर्फ अपने हलीफ से जो है वो रिस्क नहीं है कि वो उनको छोड़ के चले जाएंगे। उनके खिलाफ एक कानूनी कार्रवाई भी हो रही है। और उसके अलावा जो दूसरी जानिब जो देखें, ये सिर्फ अमेरिका के दबाव से तो बेंजामिन नेतन्याहू ने जो है दस्तखत नहीं किए इस मुआहदे के ऊपर। इनके ऊपर अपने लोगों का दबाव है, जो इनके मुखालिफिन हैं, जो कह रहे हैं कि भाई आपने जो यरगमाली है उनको बेसिकली जो है वो हमास के रहम करम पे छोड़ दिया है। तो वो उनके ऊपर तो बहुत ज्यादा दबाव है। फिर ये कि मैं समझता हूँ कि क्राइसिस बिल्ड होगा आने वाले दिनों में। लेकिन सर जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है उसको कितना बड़ा नुकसान हुआ? ज़ाहिर है उनकी एक बड़ी डोमिनेटिंग पोजीशन थी पूरे खित्ते के अंदर, मशरक़ वुस्ता के अंदर। इस 7 अक्टूबर 2023 से लेके आज तक वो बुरी तरह से डैमेज नहीं हो गया सारा उनका नेटवर्क?
ईरान का अगर आप जिक्र कर रहे हैं तो जाहिर है वो तो अब कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं। मैं तो बड़े अरसे से कह रहा था अपने मज़ामीन के अंदर के ये मामला होने वाला है, क्योंकि पीक कर गया था ईरान का पावर। और फिर ये है कि जब आप जो है मशरिक़ वुस्ता में, जो कि एक अरब अक्सरियत, सुन्नी अरब अक्सरियत इलाका है, वहाँ पे आप जो है एज एन आउटसाइड पावर, यानी आप एक पर्शियन पावर हैं, फिर आपके जो मेन एलाइज हैं वो अहले तशी हैं, तो फिर जो है आप एक ना एक दिन तो ऐसा आना था कि आप अरब ममालिक की तरफ से तो आपको मुज़ाहमत का सामना नहीं था। अमेरिका भी जो है वो इतनी ज़्यादा जो है दिलचस्पी नहीं ले रहा था। लेकिन जूं-जूं जो है ईरान की गिरफ्त बढ़ रही थी, तो ये तो इनेविटेबल था कि एक दिन इजराइल के साथ मुठभेड़ होनी है, और फिर वहां पे फिर जो है वो जाहिर है फिर जो इम्बैलेंस ऑफ पावर है वो अपना जो है ना अपनी कार्रवाई दिखाएगा, क्योंकि इसराइल की जाहिर है ताकत अस्करी तौर पे ज्यादा है, ईरान की नहीं है। इसी वजह से उन्होंने ये एसिमेट्रिक स्ट्रेटजी अपनाई हुई थी। तो ये उनकी एसिमेट्रिक स्ट्रेटजी का जो है वो एक तरह से नुकसान हुआ है और फेलियर है। अच्छा, जिस तरह से अब हर जब आपने जिक्र किया कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस पे बड़ा एक्टिव रोल प्ले किया, उन्होंने बड़ा दबाव डाला जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं उनके ऊपर, तो एक ये भी आ रही है, एक राय ये भी सामने आ रही है कि इजराइल के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग जो है इस चीज़ में तशवीश में मुब्तला हैं, उनके पॉलिसी मेकर्स के। डोनाल्ड ट्रंप जो है जिनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि उनका एक बड़े उनकी वो बड़े लीनियंट होंगे टुवर्ड्स इजराइल, लेकिन उनको लेकर बड़ी तशवीश पाई जा रही है कि वो आने वाले दिनों में कुछ सख्त फैसले या सख्त जो है वो अहकामात भी जारी कर सकते हैं इजराइल को लेकर। देखिए, इजराइल जाहिर है वो ज़माना जबकि इसराइल का इन्हिसार अमेरिका पे ज़्यादा था, वो तो जाता रहा। अब इसराइल का उस तरीके से इन्हिसार नहीं है। इसी वजह से जो बाइडेन इंतज़ामिया के साथ जो ताल्लुकात थे और जो काउंटर प्रेशर था, वो इसी वजह से था। लेकिन ये है कि वो उनके सियासी मुखालफिन थे, आइडियोलॉजिकल मुखालफिन थे सदर जो बाइडेन। ये उनके हलीफ हैं आइडियोलॉजिकली, राइट ऑफ सेंटर ये भी हैं, वो राइट ऑफ सेंटर वो भी हैं। तो उस वजह से डोनाल्ड ट्रंप के पास लेवरेज बहुत ज़्यादा है। तो डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली यही कह रहे हैं, मतलब वो तो अब बयान उनका खुल के सामने आया है कि जो स्टीव विटकॉफ हैं, जो उनके एलजी हैं बराए मशरिक़ वुस्ता, उन्होंने कहा भाई कि सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो आपके बहुत गहरे दोस्त हैं। अब आपका टाइम है कि आप अपनी दोस्ती का जो है मुजाहिरा करें। अब आप बॉल आपके कोर्ट में, हम तो दोस्ती निभा रहे हैं, अब आप निभाएं और ये जंग बंदी करें। तो इससे तो जाहिर है ये बात सामने आती है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो आइडियोलॉजिकल नहीं है, वो ट्रांजैक्शनल हैं, एंड दैट्स टू बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ बिजनेसमैन। सही है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमरान बुखारी साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, आप तजिया मुलाजा कर रहे थे डॉक्टर कमरान बुखारी का, जो मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल के हवाले से बता रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा अहम रोल प्ले किया है। ये जो गज़ा के हवाले से जो सीज़ फायर हुआ है उस पर अमल दरामद शुरू हुआ है, इसमें उनका बड़ा कलीदी रोल था। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।